Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? I hope you all are fine at your home and hope so आप अपने वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। आज हम आपका नया टॉपिक लेकर आए हैं। अभी कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर लिया था। वी आर जस्ट रीचिंग टू द फाइनल टॉपिक। अभी हम लगभग आपका फाइनल टॉपिक पे हैं हमारे पास। सो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, क्या वो डेमोक्रेटिक होता है या फिर नहीं होता है। तो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, राइट। हम आज फोकस करने वाले हैं कि क्या इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है, और इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है तो फिर किस तरह से है, राइट। सो रिगिंग ऑफ द बूथ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द मनी एंड मिसयूज़ ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, ये सारी जो मैंने अभी आपके सामने लाइन पढ़ी है, ये सारे तरह के आप मेल प्रैक्टिसेस जब इलेक्शन होता है उनके बारे में सुनते हैं कि भाई लोगों ने बूथ कैप्चर कर लिया है, या जो हमारे लीडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा क्या करें इलेक्शन के अंदर लगा रहे हैं, या फिर वो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। तो इतना सारा कुछ होने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, राइट। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद कोई भी ये बोलेगा कि भाई जो इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। डेफिनेटली सबके माइंड में पहला जो ओपिनियन आएगी वो यही आएगी अगर हम लोग रिगिंग यूज़ कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा हम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, क्लियर। तो एक आपका कह सकते हैं आपका कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारे माइंड में यही जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ कहते हैं ना कि डोंट गो आफ्टर फेस, किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड इट बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन। हमें एक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कंक्लूजन पर पहुँचने की बजाय। सो हाउ इट इज़ अ डेमोक्रेटिक। तो इतनी सारी चीज़ें होती है तो फिर हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे है। तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हमें बेसिकली देखनी होंगी आज, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, इलेक्शन कंडक्ट जो करवाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या वो कंडक्ट करवाता है, क्या उसके पास पावर है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इसमें हम ये देखेंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, यानी कितने लोगों ने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, कितने लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आपका वो पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है आपका। और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है क्या वो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम्स। जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है क्या वो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या उसका कोई विरोध किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम देखने के बाद कह सकते हैं कि क्या हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। अभी तक जैसे हमने फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखा था कि आपका ये गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के अंदर, तो हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन जब हम इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आएगी कि जो इंडिया का इलेक्शन वो डेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सीधा बनकर आएगा, व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो हमारे पास ये 3 चीज़ों पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। देखिए कोई भी इलेक्शन जो होता है आपका वो आपका इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है, दिस डिपेंड ऑन द हु इज़ कंडक्टिंग इलेक्शन। ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम है, वी हैव अ सेपरेट बॉडी दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है। वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट इलेक्शन इन अ कंट्री। कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है, ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा, एज आई हैव टोल्ड यू इट्स डिपेंड ऑन द हु इज़ कंडक्टिंग इलेक्शन इन अ कंट्री, कि इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। सो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जो जिम्मा है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा क्या कराता है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। और ये जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है इसके पास अपनी कुछ पावर होती हैं। क्या किस तरह की पावर होती है, देखिए आपका फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसका जो हेड होता है हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर होता है। इलेक्शन कमीशन पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो काम होगा वो इलेक्शन कमिश्नर का होता है। एंड हाउ इज इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, अगर ये किसी पॉलिटिकल लीडर के अंडर आके इसको अपॉइंटेड किया जाता है उसका इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन क्योंकि हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो इनको अपॉइंट करता है। एंड इट एन्जॉयज पावर सेम एज द जुडिशरी। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है आपका बिल्कुल जैसे एक जुडिशरी जो आपका इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा था कि जो हमारा जुडिशरी है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, और
अपने मर्जी से काम करने का उनके पास क्या होता है, आपका राइट होता है, वो किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करते। उसी तरह से बिल्कुल इन द सेम वे आवर इलेक्शन कमिश्नर हैज़ द सेम काइंड ऑफ पावर लाइक जुडिशरी, सो ही इज़ फ्री टू वर्क, he is not answerable to anyone, वो उसी को किसी का जवाब नहीं देना होता आपका। he is only the person who is going to make the rules regarding to the election commission, वो अकेला है जो आपका जो इलेक्शन कमीशन जो आता है आपका, दिस इज द डिपार्टमेंट विच मेक्स रूल्स फॉर द इलेक्शन, हाउ द इलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन इट, राइट। नाउ अब हमारे पास दूसरी चीज़ आता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर अपॉइंट करे, ऑब्वियसली बात है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी आएगा, उस पर आता ही आता है। कोई आपका फेवर करेगा, डेफिनेटली आप उसके प्रभाव में आते ही आते हैं। आपको बड़ी पोस्ट दी जा रही है तो डेफिनेटली यू विल बी इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट। बट व्हाट हैपेंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या होता है, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। बट व्हाट आफ्टर इट, इसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकते हैं बट ही कैन नॉट रिमूव, यानी कि उनको रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के लिए इट टेक्स टू लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है। इट्स लाइक इम्पैचमेंट, जैसे हमारे पास जजेस को हटाना, प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है, उसी तरह से हमारे पास जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको हटाना इतना इजी नहीं होता, उनके खिलाफ भी इम्पैचमेंट करना होता है आपका। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आप जब जाएंगे हायर स्टडीज़ के अंदर तो आपको पढ़ेंगे कि इम्पैचमेंट क्या होता है, किस तरह से इसको लागू किया जाता है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है आपका, एक बार अपॉइंट हो गया उसके बाद उसको हटाना बिल्कुल ना के बराबर। तो कहने का मतलब हुआ कि अब वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट इज पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके पास कुछ पावर्स दी हुई हैं। व्हाट आर काइंड ऑफ पावर वी आर टॉकिंग अबाउट, किस तरह की पावर है हमारे पास। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये फ्री पावर होती है, उसमें किसी दूसरी ऑर्गन, किसी दूसरी गवर्नमेंट की बॉडी का कोई इंटरफेयर नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कोई किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। फ्रीली जो डिसीजन लेना चाहे इलेक्शन कमीशन वो ले सकता है रिगार्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के जो कंट्रोल करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सब हमारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ इट इम्प्लीमेंट्स ऑल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं आपके इलेक्शन के, यानी कि आचार संहिता जो होती है हमारे पास, दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, नन ऑफ अदर्स, किसी और के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता आपका। इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शन वाइल द इलेक्शन टेकिंग प्लेस। जब इलेक्शन हो रहा होता है तो इलेक्शन कमीशन इज द मेन बॉडी पावर विच टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ द डिसीजन, जो हमारे सभी तरह के डिसीजन लेती है रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट्स कह सकते हैं आपका। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है कि गवर्नमेंट को ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये फॉलो किए जाने चाहिए आपका। इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन करता है आपका, इलेक्शन कमीशन के टाइम जब इलेक्शन होता है तो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं आपके, या फिर डीसीज होते हैं, उनका आपका ट्रांसफ़र किया जाता है रीजन के, आपका वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे पास। तो ये सब हमारे इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। ऑन इलेक्शन ड्यूटी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क्स अंडर इलेक्शन कमीशन। अब इसके बाद जिसकी भी ड्यूटी हमारे पास लगाई जाती है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो वो कैंडिडेट जो होता है आपका वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। जब तक इलेक्शन होंगे द पर्सन इज़ वर्किंग फॉर द इलेक्शन कमीशन, वो कमीशन के लिए काम करेगा, इलेक्शन कमीशन के लिए काम करेगा। ही विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। वो सारी तरह की फैसिलिटीज़ को किससे प्राप्त करेगा आपका, वो इलेक्शन कमीशन से प्राप्त करेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई इलेक्शन जो हुआ वो प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ, यहाँ पे आपका फ्रॉडेंट यूज़ किया गया है, गलत तरीके इस्तेमाल किए गए, तो इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर फॉर रीपोल, वो क्या कर सकता है आपका दोबारा पोलिंग के लिए भी ऑर्डर निकाल सकते हैं आपका, अगर उनको लगता है कि इलेक्शन जो करवाया गया है वो आपका प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ है आपका। तो ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से अपॉइंट किया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हाउ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू एन इलेक्शन, कि कैसे लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, हाउ दे एंथुसियास्टिक और नॉट, कि वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। इफ़ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द इलेक्शन विद एंथुसियाज्म, तो आप खुद कह सकते हैं कि लोग अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनको विश्वास है अपने इलेक्शन सिस्टम पे, एंड दैट्स वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, और इसलिए उसमें क्या करें, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक जनरल सा अगर हम व्यू लेते हैं हमारे पास, तो आप मुझे बता सकते हैं आपका कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो लोग इसमें इतना बढ़ चढ़ कर भाग क्यों ले रहे हैं, राइट।
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे करके लोगों को इस बारे में पता लगेगा कि उनका वोट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसको जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जीत नहीं पा रहा है। सो पीपल स्टार्ट लूजिंग फेथ इनटू द इलेक्शन सिस्टम। तो धीरे धीरे करके लोग क्या होंगे, आपको इलेक्शन के अंदर जो फेथ होता है दे स्टार्ट लूजिंग इट, उसको वो खोना स्टार्ट करेंगे एंड लेटर द रेशियो इज़ डिक्रीजिंग। लेकिन इंडिया के कंसर्न में ऐसा नहीं है। सो इंडिया के अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग और स्टेबल। जो इंडिया है उसके अंदर जो या तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या फिर स्टेबल है। ऐसा नहीं कि अगर डिक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ द इंडियन पीपल हैज़ फेथ इन टू द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट द सिस्टम दैट इज़ फॉलोड इन इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है इलेक्शन को कंडक्ट करने का दैट इज़ फ्री एंड फेयर हमारे पास। Voter turnouts, second thing is there, voter turnouts. Voter turnouts in the sense that what is the percentage of the people participating into the election, किस percentage पे participate कर रहे हैं। If we take the example of India, so India stable, it is in India whether the participation of the people stable or increased, as I have told you earlier। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि या तो इंडिया के अंदर स्टेबल रहा है, यानी कि अगर मान लो इस समय लोगों ने 70% वोटिंग किया तो ये स्टेबल हो गया आपका। मिनिमम 70% तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या था, कोई प्रोपोर्शन हमारे पास क्या था, इंक्रीज हो जाता है आपका। नेक्स्ट, या फिर हमारा जो अगर यूरोपियन कंट्री का पार्टिसिपेट करेंगे, इफ़ यू कंपेयर इंडिया टू द यूरोपियन कंट्री, सो व्हाट ट्रेंड कैन बी सीन देयर। वो ट्रेंड क्या देखने को मिल सकता है हमें, वो ये देखने को मिला है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे लोगों का पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर दैट इज़ डिक्रीजिंग। वो क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। रीज़न क्या है इसका, they maybe don't have faith in the election system that is followed into the यूरोपियन कंट्रीज। तो मतलब ये हुआ कि उनको उस इलेक्शन सिस्टम पे विश्वास नहीं है जो यूरोप के अंदर फॉलो किया जा रहा है, या फिर दे थिंक दैट द इलेक्शन सिस्टम इज़ नॉट फ्री एंड फेयर इन देयर कंट्री। तो उनके कंट्री के अंदर इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर नहीं है, जबकि इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब पीपल थिंक दैट द सिस्टम इज़ फ्री एंड फेयर इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर वोटिंग के लिए देखिए क्या रेशियो मेरे पास है। मोस्ट ऑफली जो इंडिया के अंदर जो पुअर हैं, पुअर पीपल, इलिटरेट पीपल है, या फिर आपका अनप्रिविलेज लोग, यानी कि जिनको उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन मोर। यानी कि हमारे यहाँ पे जो इलिटरेट लोग हैं, गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो लोग पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर रहे हैं। दे आर कास्टिंग वोट मोर देन द रिच एंड द प्रिविलेज पीपल। यानी कि जो लोगों के पास जिनको बेनिफिट होने वाला है वो लोग इस इलेक्शन के अंदर इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको लगता है कि इस इलेक्शन से जो गवर्नमेंट आने वाली है इट इज़ गोइंग टू बी मेक सम रूल्स एंड दैट विल हेल्प टू डेवलपमेंट। वो हमारा हेल्प करेगा डेवलपमेंट के लिए, दैट्स वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। और ये पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि इवन जो गरीब से गरीब लोग उनको भी इस बात का विश्वास है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम हमारे पास क्या आपका फ्री एंड फेयर है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शंस आर वेरी हाई। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इस उम्मीद से कि उनके द्वारा जो वोट डाली जा रही है दैट हैज़ अ लॉट मैटर, उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, और उसके द्वारा डाले गए वोट से भी कैंडिडेट को विन कर सकता है। और विन करने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम द कैंडिडेट दैट ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे, इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास हाई होती है। एंड वाई वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन, अगर जो हमारा लीडर है हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है जिस लीडर को वोट डाली जा रही है इलेक्शन सिस्टम में, कि जिसको वोट डाल रहे हैं वो इलेक्शन जीतेगा और उनके लिए वर्क करेगा। तो दैट्स वाई इलेक्शन इन इंडिया आर टेकिंग प्लेस फ्री एंड फेयर मैनर। The interest of the voters in elections related activities increasing over the year। अब जैसे हमारे पास टाइम निकलता जा रहा है, पिछले दशक की अगर हम बात करें तो लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है एंड द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेरी हाई नंबर। बहुत ज़्यादा नंबर में क्या कर रहे हैं, आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। लास्ट वन इज़, जब किसी चीज़ का रिजल्ट हमारे सामने आता है तो रिजल्ट ही हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है। सपोज करो आपके स्कूल का रिजल्ट अगर अच्छा है तो क्या होगा कि अब यहाँ स्कूल अच्छा है, सिस्टम अच्छा है स्कूल का। अगर आपके स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो गया तो बोलेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी रिजल्ट कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा निकलता है तो हमारे इलेक्शन का रिजल्ट है वो अपने आप में ही एक कह सकते हैं आपका इट इज़ अ आउटकम्स ऑफ द इलेक्शंस स्पीक्स इटसेल्फ दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉट। तो जो हमारे इलेक्शन का जो रिज़ल्ट निकलता है वो अपने आप में ये बताता है कि जो हमारा इलेक्शन है वो आपका
डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है। सो व्हाट इज़ फाइनल टेस्ट इज आउटकम्स इटसेल्फ। फाइनल टेस्ट हमारे पास क्या होता है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, सॉरी हमारा जो रिजल्ट होता है उसका ही ये रिजल्ट ही हमें ये बताता है कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री एंड फेयर है या फिर नहीं है। द आउटकम्स ऑफ द इंडियन इलेक्शन स्पीक्स इटसेल्फ। जो हमारा इंडिया का इलेक्शन सिस्टम उसके अंदर जो रिजल्ट निकले इस प्रकार से हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास रिजल्ट ये कहते हैं आपका रूलिंग पार्टी, जो हमारी रूलिंग पार्टी रही है आपका कंटिन्यूसली इलेक्शन के अंदर क्या रही है आपकी, वो हारती रही है, चाहे वो स्टेट लेवल का इलेक्शन हो चाहे वो आपका नेशनल लेवल का इलेक्शन हो। सेकेंड, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, तो यूएसए के अंदर इनकम्बेंट या फिर सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हारते नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर यूजिंग सम मेल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब वहाँ का इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ द एमपी एंड एमएलएज लॉस्ट द इलेक्शन, जो हमारे आधे से ज़्यादा, आधे के लगभग जो हमारे एमपी एंड एमएलएज होते हैं हर 5 साल के बाद वो चेंज हो जाते हैं। तो कारण क्या हुआ कि यानी कि हमारा इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर है। यानी कि मान लो सपोज करो जो लोग जो पार्टी रूलिंग के अंदर है, अगर उसके पास सारी पावर होती, वो इलेक्शन कमीशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते थे, तो वो कभी इलेक्शन को हारते ही नहीं। हमेशा ही कौन सी पार्टी जीती थी, चाइना की तरह हमारे पास एक ही कम्युनिस्ट पार्टी जैसे चाइना की थी, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पर भी एक ही सिंगल पार्टी होती जो हमारी क्या होती है आपकी इलेक्शन को जीती रहती। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग वोट्स एंड दोज नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। ये भी हमारे पास बहुत अच्छी बात है। देखिए इंडिया के अंदर जो लोग या जो लीडर्स होते हैं हमारे पास, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्शन, वोट खरीद लेते हैं, हमारे पास मेल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, हमारे पास क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड ये शो करता है आपका जो भी हमारे पास पैसे वाले हैं, कई बार हमने इलेक्शन को देखा है कि वहाँ पे जो जीतने वाले लोग जो बिल्कुल सिंपल लोग वो भी इलेक्शन जीत जाते हैं हमारे पास। लेकिन कई बार जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, दे आर ऑल्सो लूजिंग द इलेक्शन। दैट मीन्स कि मनी डेफिनेटली वर्क, एक एडवांटेजेस तो है लोगों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि मनी स्पेंड करने के बाद भी लोग इलेक्शन को जीत जाएंगे या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने के बाद भी इलेक्शन जीत जाएंगे। नेक्स्ट वन इज बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस, द इलेक्शंस आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ज़्यादातर हमारे पास ये देखने को मिल रहा है आपका कि थोड़ा बहुत हमारा डिस्प्यूट होता है जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है। अदरवाइज जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, चाहे वो जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी हो, जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली देयर इज नो ऑब्जेक्शन कि उनकी जीत हो गई है। हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करती है, क्योंकि वो मानते हैं कि दिस इज़ द पीपल वर्डिक्ट, यानी कि ये लोगों का जनादेश है कि फैसला लोगों के द्वारा लिया गया एंड दैट विल बी द राइट। और वो क्या होगा हमारे पास राइट होगा, और ये फेथ हमारा किसके लिए आपका इलेक्शन कमीशन के लिए आपका। सो ये हमारे पास प्रोसीजर जो हमें ये बताता है कि इलेक्शन जो इंडिया के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं हमारे पास वो फ्री एंड फेयर है। उसके लिए हमारे पास 3 मेजर पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा आपका। फर्स्ट, हु इज़ कंडक्टिंग इलेक्शन, सेकंड वन इज़ हाउ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द इलेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग आउट आर एक्सेप्टेड और नॉट। जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या हैं, और क्या रिजल्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और नहीं किए जाते हैं आपके। तो उसके लिए मेरे पास थोड़े फिगर्स देने हमें पड़ेंगे, कुछ हमारे पास कह सकते हैं आपका कि कुछ हमें इसमें फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, एंड दैट्स ऑल दैट द क्वेश्चन अबाउट। तो ये हमारे पास आज आपका टॉपिक था कि हाउ द इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, हमारे इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या फिर नहीं है, ये कैसे हम लोग बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।